हेलो एवरीवन, नमस्ते ऑल ऑफ यू। मैं वर्षा रोगा और आज का हमारा टॉपिक है रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश एरा। कैसे ब्रिटिशर्स अपने टाइम पे हमसे लगान लिया करते थे। आपने रियल लाइफ भुवन और लगान स्टोरी तो देखी ही है। आज हम देखेंगे कि कैसे रियल लाइफ में ये लगान सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ, कैसे ब्रिटिशर्स अपने अनफेयर डिमांड्स को रूल्स और लॉज में कन्वर्ट करके हमसे अपनी बात मनवाया करते थे और लगान लिया करते थे। But before beginning my lecture, I want you to subscribe my channel. आपका प्यार और आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन देता है. So do subscribe my channel, keep supporting, keep loving and keep sharing my lectures. So let's begin. बात उस समय की है जब हमारे मुगल एम्परर शाह आलम टू ने ब्रिटिशर्स की हरकतों से परेशान होकर एक ग्रैंड कोलिशन बनाई नवाब ऑफ अवध और नवाब ऑफ बंगाल के साथ मिलकर। ग्रैंड कोलिशन ने फाइट करा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन द बैटल ऑफ बक्सर, पर अनफॉर्चुनेटली हम उस बैटल में हार गए। इस हार का रिजल्ट हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 1765 में साइन हुई। शाह आलम टू ने दीवानी राइट्स दे दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बना दिया गया, मतलब सारा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अब ईस्ट इंडिया संभालेगी। जितने भी टैक्सेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज, गवर्नमेंट फीस, जितना भी स्टेट पैसा लेती है या कमाती है, अब सारी पावर, सारा पैसा ईस्ट इंडिया के पास होगा, बंगाल का। 5 साल बाद 5 साल बाद क्या हुआ, पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। एक तरफ ब्रिटिशर्स थे जो गोल्ड और सिल्वर में खेल रहे थे, जहां पर उनको अपना रॉ मटेरियल, इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी पैसा लाना पड़ता था अपने कंट्रीज से। आज वो बंगाल के रेवेन्यू से ही सारा रॉ मटेरियल खरीद रहे थे। उनका अपना सपना मनी मनी पूरा हो रहा था। दूसरी तरफ इंडियंस थे जो हंगर और पॉवर्टी से जूझ रहे थे। अत्याचार का व्यवहार हो रहा था उनके साथ, क्योंकि 1770 में बंगाल में ग्रेट फैमीन आया। उस फैमीन में अराउंड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल डाइड, 10 मिलियन पीपल डाइड, और उसके बाद भी गवर्नमेंट को कोई होश नहीं था। लाइक राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू कोरोना वायरस क्राइसिस, और हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, वो हमें असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, माइग्रेंट को अपने घर तक पहुंचाएंगे। ठीक है, जो सेक्शन सर्वाइवल जिनका मुश्किल हो रहा है उनको बेसिक मिनिमम इनकम प्रोवाइड करेंगे। At least government is trying to be responsible enough to do so many things for us, but that time East India Company didn't take any action. कुछ टाइम तक उन्होंने वही रेवेन्यू सिस्टम कंटिन्यू करा जो चलता आ रहा था। उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब था। मीनवाइल उन्होंने बहुत लैंड सर्वेस किए और स्टडीज की कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सके। Then came the permanent settlement system of British era in 1793. अब इन्होंने क्या करा कि पीजेंट से अपनी जमीन ली और जमींदार को दे दी। जमींदार राजा और तालुकदार को बनाया। उन्होंने पीजेंट से जमीन छीन के राजा और तालुकदार को जमीन का ऑनर बना दिया। उनको सारे राइट्स दे दिए सेल करने के, ट्रांसफर करने के और मॉर्टगेज करने के लिए। साथ ही उन्होंने बोला कि अब आपका काम ये है कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे पीजेंट से और हमें देंगे। उनको एक मीडिएटर बना दिया पीजेंट्स और ब्रिटिशर्स के बीच में कि इधर से रेवेन्यू लो और ब्रिटिशर्स को दे दो। वो रेवेन्यू, वो लगान कितना होगा तो वो फिक्स्ड हो जाएगा बिगनिंग में ही, और उसके बाद चाहे कोई भी कंडीशंस हो, चाहे आपके यहाँ बाढ़ आ रहा हो या क्रॉप फेलियर हो या फैमीन हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर सरप्लस भी है तो ज्यादा अमाउंट है तो आप रख लो, हमें जो फिक्स्ड रेवेन्यू है, जो हमारा फिक्स्ड लगान है, सिर्फ वही चाहिए। ये सिस्टम स्टार्ट करा कॉर्नवालिस और जॉन शोर ने। मेनली ये मेनली ये सिस्टम स्टार्ट हुआ बंगाल, बिहार, बनारस और उड़ीसा में। कुछ याद ना रहे तो बंगाल तो याद रखना ही है। सबसे पहले देखो ब्रिटिशर्स आए बंगाल में, उन्होंने रेवेन्यू लेना स्टार्ट करा बंगाल में। फैमीन भी आया था बंगाल में, और ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी उन्होंने स्टार्ट करा बंगाल में ही। इस सिस्टम को जमींदारी सिस्टम भी बोला जाता है क्योंकि इसमें जमींदार इन्वॉल्व थे। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि फिक्स्ड रेवेन्यू था। अब याद क्या करना है,
1793, fixed revenue by Cornwallis and John Shore. Corn and Shore, right, in Bengal, and it was also known as जमींदारी system. जमींदार की फॉर्म में ब्रिटिशर्स एक लॉयल क्लास क्रिएट करना चाहते थे जो पीजेंट्स को कंट्रोल में रखे, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करे और साथ ही ब्रिटिशर्स की हर बात माने कि वो बोले अगर साल में उनको 2 बार लगान चाहिए तो वो बोले जी हुजूर। पर जमींदारी सिस्टम अपने साथ लेकर आया बहुत सारी प्रॉब्लम और उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सनसेट लॉ। सनसेट लॉ ने न केवल पीजेंट्स को परेशान किया पर ये परेशानी का कारण बना जमींदार के लिए भी। इसके अंदर जमींदार को एक स्पेसिफिक डेट पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे, शाम ढलने से पहले तय की गई तारीख पे ब्रिटिशर्स को लगान पहुंचाना होता था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो उनके जमींदाना हक छीन लिया जाता, उनके लैंड राइट्स ऑक्शन कर दिए जाते। तो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम था, राइट। एक जमींदार के पास एक सिंगल विलेज नहीं होता था, बहुत सारे विलेजेस होते थे, अराउंड 400 विलेजेस भी होते थे, जिससे हर एक पीजेंट से उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था और ब्रिटिशर्स को एक स्पेसिफिक टाइम और पीरियड पे पहुंचाना होता था। सेकेंड पॉइंट इज फिक्स्ड रेवेन्यू। मेक इट सेकेंड पॉइंट, फिक्स्ड रेवेन्यू एंड हाई रेंट। ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने तो एक फिक्स लगान ही लेना था। अब जितना भी प्रॉफिट आएगा तो वो अब तुम्हारा हुआ, वो जमींदार का हुआ। अब उस प्रॉफिट से तुम लैंड की क्वालिटी इंप्रूव करो और प्रॉफिट कमाओ, जिससे हमें भी प्रॉफिट होगा और आपको भी प्रॉफिट होगा। पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। एग्रीकल्चर प्राइसेस ऑलरेडी बहुत डाउन चल रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर डूम था, साथ ही वो रेवेन्यू ऑलरेडी इतना हाई लिया हुआ था, वो जो फिक्स्ड रेवेन्यू की प्रॉफिट के चांसेस ही नहीं थे, है ना। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम था। थर्ड, लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ जमींदार। जमींदार एक्चुअल में कौन थे? राजा और तालुकदार। राजा तालुकदार की खुद की आर्मीज होती थी, खुद का लोकल कोर्ट्स होते थे, है ना, राजा की दरबार होती थी, उनके खुद के जस्टिस सिस्टम होते थे, उनकी खुद की पुलिस होती थी। पर ब्रिटिशर्स ने क्या करा? उनकी पुलिस उनसे छीन ली, उनका राजा का दरबार उनसे छीन लिया जहां पर न्याय होता था। तो अगर ये पावर्स ही नहीं रही तो जमींदार को बहुत डिफिकल्टी होती थी पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करने में, उन पर जोर जबरदस्ती करने में। और क्योंकि सनसेट लॉ था तो पीजेंट्स भी बहुत चालाकी करते थे कि ये जमींदार हमें परेशान करते हैं तो हम इनको टाइमली पे नहीं करेंगे तो इनको ब्रिटिशर्स परेशान करेंगे और इनके लैंड राइट्स ऑक्शन कर दिए जाएंगे। तो मल्टीपल प्रॉब्लम साथ में थी। Fourth is rise of जोतेदास। जोतेदास were the rich merchants, ट्रेडर्स, मनी लेंडर, जो पैसे दिया करते थे उधार पे। तो क्योंकि इनके पास पैसा था तो ये लैंड खरीद लेते थे। और ये क्या करते, पीजेंट्स को बोलते, उनको शेयर क्रॉपर्स बोलते कि आप आओ, आप टिल करो हमारा लैंड, आप इस पे जोतो, फसल उगाओ और जो थोड़ा और सारा फसल हमें दे दो, जो थोड़ा बहुत आपको खाने पीने का चाहिए वो आप ले जाओ। प्राइस ऑफ जोतेदार की वजह से भी जमींदार की वैल्यू, उनका इम्पोर्टेंस कम हो गया था। अब इसी के चलते इंग्लैंड में अदर ट्रेडिंग कंपनीज को ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत प्रॉब्लम होने लगा। उनको जेलस फील होने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स इतना बंगाल में रेवेन्यू कमा रहे हैं। अब तो परमानेंट सेटलमेंट भी उन्होंने लागू कर दिया है जिसमें बहुत ही हाई रेवेन्यू उन्होंने लेना स्टार्ट किया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत कमा रही होगी। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट मंगवाने के लिए मजबूर किया। उस रिपोर्ट का नाम था फिफ्थ रिपोर्ट। It was a report on the revenue administration of East India Company in India. अब उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिखकर भेजा कि जमींदारी सिस्टम, आपको लग रहा है हम बहुत कमा रहे हैं, जमींदारी सिस्टम तो पूरा फेलियर है, क्योंकि जमींदार हमें लैंड रेवेन्यू टाइमली पे नहीं कर पाते और उनके लैंड राइट्स ऑक्शन हो जाते हैं। अगर लैंड राइट्स किसी और के पास जा रहे हैं तो पहले जो हमें रेवेन्यू मिलना था वो तो मिल ही नहीं रहा है, तो हमारे पास रेवेन्यू भी इतना नहीं आ रहा है। और स्पेशली जमींदार के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि उनके लैंड राइट्स इधर से उधर चले जाते हैं। अराउंड 75% ऑफ द जमींदारी राइट्स हैड बीन ऑक्शन्ड, पर ऐसा रियलिटी में नहीं था। इंडिया वालों को जुगाड़ हमेशा से आता था। हमारे राजा के बहुत सारे फॉलोवर्स होते थे। जब भी लैंड ऑक्शन होता था तो वहां पर 95% तो
राजा के ही फॉलोवर्स होते थे, तो सबसे सस्ते से सस्ता लैंड खरीद कर राजा का ही कोई आदमी फिर से राजा को आकर दे देता था. So in reality, they exaggerated the failure of zamindari system in fifth report. अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिफ्थ रिपोर्ट 1813 में आई थी, राइट. ईस्ट इंडिया कंपनी ने दी थी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में थी, एंड बस इतना याद रखना है कि उन्होंने बड़ा चढ़ा के फेलियर बताया जमींदारी सिस्टम का. क्योंकि जमींदारी सिस्टम फेल हो गया था, तो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी एक न्यू सिस्टम लेके आई, रियायतवारी सिस्टम. इट स्टार्टेड इन 1820s बाय थॉमस मुनरो एंड रीड. इट इम्प्लीमेंटेड इन द एरियाज ऑफ बॉम्बे, मद्रास, बरार और सिंध. याद नहीं रहे तो बॉम्बे डेक्कन याद कर लेना है. इसको भी याद करना बहुत इजी है. MBBS, राइट. मद्रास, बॉम्बे, बरार एंड सिंध. ठीक है. रियायतवारी सिस्टम रियायत के नाम से पड़ा है, और रियायत का मतलब होता है पीजेंट्स. पीजेंट्स का सिस्टम क्यों? क्योंकि इधर ट्रेडिशनल जमींदार नहीं थे. पीजेंट्स को ही लैंड ओनर्स बना दिया गया. उनको एक पट्टा जारी करा गया, वो डॉक्यूमेंट जिनमें उनके ऑनरशिप राइट्स लिखे हुए थे. लाइक आज हम लैंड रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वैसे ही ब्रिटिशर्स ने भी उनका लैंड रजिस्ट्रेशन करवाया, और जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया उसको पट्टा बोला गया. ठीक है. रेवेन्यू उस टाइम फिक्स नहीं किया गया. कंपनी ने कहा ये हमारा राइट है कि हम आफ्टर 30 इयर्स रेवेन्यू रिवाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. इसको मुनरो सिस्टम भी बोला गया क्योंकि मुनरो ने ये स्टार्ट किया था. So, the third system was Mehalwari system. It started in 1822 by Holt Mackenzie and R.M. Bird. ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल में स्टार्ट हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ. कंफ्यूज नहीं करना है, बंगाल नहीं आएगा इधर, बंगाल की नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस. बंगाल तो परमानेंट सेटलमेंट में आ चुका है ना. महलवारी सिस्टम में आएगा सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल. रेवेन्यू इसमें रिवाइज हो सकता था आफ्टर एवरी 30 इयर्स, तभी इसको टेम्परेरी जमींदारी सिस्टम बोला गया, क्योंकि जमींदारी सिस्टम में तो रेवेन्यू फिक्स था. दैट्स व्हाई परमानेंट जमींदारी सिस्टम, एंड हियर द रेवेन्यू वाज नॉट फिक्स, सो टेम्परेरी जमींदारी सिस्टम. महलवारी सिस्टम को हमें कंफ्यूज नहीं करना है महलों से. इधर महल का मतलब ताजमहल टाइप्स नहीं है. इधर महल का मतलब है एक ही स्टेट जिसमें एक या एक से ज्यादा विलेजेस हो सकते हैं. उन महलों के हेड होंगे विलेज हेड्स, जिनका नाम था मंडल. तो मंडल मीडिएटर की तरह एक्ट करेंगे पीजेंट्स और ब्रिटिशर्स के बीच में. पीजेंट से वो रेवेन्यू लेंगे और ब्रिटिशर्स को दे देंगे. तो सारा जमींदारी सिस्टम की तरह है, पर इधर मीडिएटर्स मंडल्स हैं. ठीक है. इधर रेवेन्यू फिक्स नहीं है, और इसके इन्वेंटर है हॉल्ट मैकेंजी और R.M. बर्ड. Last is तालुकदारी सिस्टम. इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो फर्स्ट 3 सिस्टम्स ही इंपॉर्टेंट है, और उतनी इंफॉर्मेशन ही इंपॉर्टेंट है जितनी मैंने आपको बताई है. तालुकदारी सिस्टम आपके NCERT में दिया है, तो हम इन शॉर्ट कर लेते हैं. तालुकदारी सिस्टम 1858 में अवध में इम्प्लीमेंट किया गया. एक्चुअली अवध में महलवारी सिस्टम इम्प्लीमेंट करने चाहते थे एक EIC ऑफिसर, पर क्योंकि 1857 रिवॉल्ट हो गया तो वो इम्प्लीमेंटेशन रोक दिया गया. और आफ्टर 1857, in 1858, लॉर्ड कैनिंग केम अप विद न्यू फॉर्म ऑफ सेटलमेंट सिस्टम, तालुकदारी सेटलमेंट. तालुकदारी सेटलमेंट में मीडिएटर्स तालुकदार थे, बाकी सब कुछ सिमिलर है परमानेंट सेटलमेंट से. So this is Awadh on the Indian map in the British colonial era, the yellow part. This is all from my side. Now what you can do, that you can make a table and write all the settlement system in one side. एक साइड पे सारे सेटलमेंट सिस्टम लिख दो, और फिर लिखो कि फर्स्ट सेटलमेंट सिस्टम का ईयर कब था, किसने दिया था, कौन से एरिया में इम्प्लीमेंट हुआ, इसका कोई इम्पोर्टेंट फीचर हो तो वो लिख दो. उसमें कोई मीडिएटर था या नहीं था. लाइक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में मीडिएटर था, महलवारी में था, रियायतवारी में नहीं था, तालुकदारी में था. तो ऐसे से करके अगर आप एक टेबल बना देंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा. सो थैंक यू सो मच. बी हेल्दी, बी सेफ. गुड बाय.